तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 7.2 जिसके अंदर वो कहता है यूज़ डिफरेंशियल इक्वेशन अप्रोच टू फाइंड आई नॉट टी फॉर टी ग्रेटर दैन ज़ीरो। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन अप्रोच का इस्तेमाल करना है यहाँ पे। जैसा कि आपको सर्किट के अंदर सिर्फ एक कैपेसिटर ही देखने को नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन अप्रोच के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। तो ये हमारे पास सर्किट गिवन था क्वेश्चन के अंदर। ये जो मैंने नीचे यहाँ पे ड्रा किया हुआ है ये आपके आंसर का हिस्सा है। ये आपको ड्रा करना आना चाहिए। कैसे ड्रा हुआ है मैं बताता हूँ। सिंपल सी बात है बच्चों कि हमने किया क्या है जी, जस्ट टाइम को ज़ीरो माइनस पे ले गए, क्योंकि जो भी हमारे सर्किट के अंदर कंपोनेंट लगा होगा, यानी कि यहाँ कैपेसिटर लगा होगा या इंडक्टर लगा होगा, हमें उसके अगर कैपेसिटर लगा हुआ है तो उसके वोल्टेज मालूम करने होंगे, और अगर इंडक्टर लगा हुआ है तो उसके करंट मालूम करनी होगी जो उसमें से फ्लो करती है और मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करती है। ठीक है, ये दो कंडीशन होती हैं ज़ीरो माइनस पे जाके। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे। अब स्विच देखें ये यहाँ पे लगा हुआ है, तो स्विच हमें क्या बता रहा है कि टाइम यानी कि जब ज़ीरो पे आता है तो ये स्विच टर्न ऑन हो जाता है, यानी ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। ये देखें ऐसे एरो लगा के उसने आगे टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो लिखा हुआ है। उसका पता क्या कहने का मतलब है? उसका कहने का मतलब है कि जैसे ही टाइम ज़ीरो पे जाएगा, यानी कि प्रेजेंट टाइम में हम जाएंगे, हम ये स्विच जो है ओपन से इसको क्लोज़ कर देंगे, यानी यहाँ पर कनेक्ट करवा देंगे। ठीक है, वो टाइम फ्यूचर का थोड़ा बहुत होगा, मतलब कि ज़ीरो से कुछ सेकंड बाद का टाइम होगा जब हमारा कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। और ज़ीरो माइनस यानी कि पास्ट का टाइम, तो मैंने ज़ीरो माइनस पे सर्किट ड्रा किया, यानी कि टाइम वो जो पास्ट का था जब ये सर्किट स्विच ओपन था। तो देखो स्विच ओपन यानी ज़ीरो माइनस यानी कि पास्ट का टाइम। ठीक है, तो मैंने उस कंडीशन में ये सर्किट ड्रा किया। तो देखें फिर इसका मतलब ये वायर ओपन थी उस कंडीशन में, तो ये वायर ओपन थी और एक ओपन वायर का कोई वजूद नहीं होता, उसमें करंट ही नहीं फ्लो कर पाता। डैट्स वाई वो वायर मैंने यहाँ पे ड्रा नहीं की। ठीक है जी, और बाकी जहाँ पे हमारे पास आई नॉट टी लिखा हुआ है वो वहाँ पे आ जाएगा हमारे पास आई नॉट ज़ीरो माइनस, यानी टी की जगह वो वैल्यू पुट हो जाएगी। और जहाँ पे कैपेसिटर था, अब कैपेसिटर बच्चों टोटली तौर पे यानी कि डिस्चार्ज है, यानी कि उसके अंदर कोई चार्ज स्टोर नहीं है, क्योंकि पास्ट टाइम मीन्स के आपका वो लम्हा जब अभी आपने बैटरी को कनेक्ट भी नहीं था करवाया, तो अभी एकदम से यानी ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि कैपेसिटर चार्ज हुआ हो उस वक्त, यानी कैपेसिटर टोटली तौर पे डिस्चार्ज पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब जब टोटली तौर पे कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, आपको पता है उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया जाता है और उसके क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट किए जाते हैं। वीसी ज़ीरो माइनस मैं फाइंड आउट करूँगा। ठीक है जी, ये कंडीशन है। इसकी कंसेप्चुअल वीडियो भी पड़ी हुई है दोनों की, मतलब कि कैपेसिटर के केस की भी, इंडक्टर के केस की भी। आप चाहें तो वहाँ से जाके समझ सकते हैं अलहदा से भी। तो अब मुझे ये दोनों वैल्यूज़ मालूम करनी है। ये जो वीसी ज़ीरो माइनस अगर आप गौर से देखें तो ये 12 किलो ओम के रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज हैं, क्योंकि इसका अपर टर्मिनल देखें यहाँ पे अटैच हो रहा है इसके साथ, और लोअर टर्मिनल यहाँ पे, इन दोनों का आपस में। तो ये दोनों पैरेलल में हुए और पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं, यानी जितने वोल्टेज यहाँ पे होंगे उतने ही वोल्टेज यहाँ पे होंगे। डैट्स वाई वीसी ज़ीरो माइनस असल में इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज हैं। तो मुझे इस रजिस्टर के क्रॉस इसके वोल्टेज फाइंड आउट करने होंगे। अदरवाइज़ आपको याद होगा जब कभी हमने प्रीवियस में क्वेश्चन सॉल्व किया, ऐसे कोई रजिस्टर होता था उसके क्रॉस ऐसे वोल्टेज लिखे होते थे। तो इस वक्त भी बच्चों वही कंडीशन है, ये वोल्टेज इसी के क्रॉस समझे लिखे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। अब मुझे आई नॉट ज़ीरो माइनस ये आपके सामने ये भी फाइंड आउट करना है। तो ये एक सिंगल लूप है बच्चों ओवरऑल पूरा। तो यहाँ पे मैं केवीएल का मतलब कि हेल्प ले सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक सिंगल लूप है, मैं करंट को फ्लो करवा देता हूँ I1 के नाम से। ठीक है जी, अब ये I1 करंट और ये जो आई नॉट ज़ीरो माइनस है, देखिए इनकी दोनों की डायरेक्शन सेम है। वो भी ऐसे यहाँ पे आके राइट साइड को जाती है और ये भी राइट साइड को जाती है, तो यानी इन दोनों की वैल्यू भी एक दूसरे के बराबर होगी। यानी कि हमारा आई नॉट ज़ीरो माइनस बराबर है I1 के, और I1 की वैल्यू हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं यहाँ पे केवीएल लगा के। मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ, अप्लाई केवीएल एट लूप 1 आपने लिख देना। ठीक है, मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ। करंट सबसे पहले इसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करेगा तो ये -12 आ जाएगा। मजीद आगे बढ़ेंगे तो करंट इस रजिस्टर में से गुजरेगा और इस रजिस्टर के वोल्टेज क्या होंगे, करंट इंटू रेजिस्टेंस, जो कि ओहम्स लॉ का फार्मूला, यानी कि 6K I1 आ जाएगा। ये रेजिस्टेंस और ये करंट। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट इस रेजिस्टर में से करंट गुजरेगी तो इसके भी वोल्टेज इसी तरह से आ जाएंगे 6K I1। अब यहाँ पे जाके करंट को दो रास्ते मिल रहे हैं। एक तो यानी यहाँ पे वायर यानी कि ओपन है, यहाँ पे करंट जा ही नहीं सकेगा, सारा का सारा करंट इधर से गुजर जाएगा, क्योंकि जब आगे से वायर ही ब्रेक है करंट जा ही नहीं सकता, तो सारा करंट इधर से ही जाएगा, उधर नहीं जाएगा। ठीक है, यहीं से जाएगा 12 किलो ओम में से, तो ये आ जाएगा 12K I1 इसके वोल्टेज। अब देखें चक्कर मुकम्मल हो गया, हम दोबारा 12 वोल्ट पे वापस जा रहे हैं। डैट्स वाई इज इक्वल टू 0 केवीएल लग गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपके सामने ये देखें 24 बन रहा है टोटल, 12 6 6 और ये 24 बन रहा है, 24 की I1। तो देखो बच्चों I1 इधर ही रह जाएगा,
पहले नंबर पे तो ये जो -12 है ये दूसरी जानब जाके +12 हो चुका होगा, ठीक है। यहाँ पे था 24 के यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। यानी कि मैं एक स्टेप आपके सामने स्किप करके यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो इतना तो यार आप कर सकते हो। अब हर एक चीज़ अगर बता के एक्सप्लेन करनी है तो वो फिर कैलकुलेशन तो नहीं ना ऐसे हो सकती। तो ये 0.5 मिली एम्पेयर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। तो 0.5 मिली एम्पेयर हमारे पास आ गई आई नॉट जीरो माइनस। और दूसरे नंबर पे हमने फाइंड आउट करना था वीसी जीरो माइनस। तो ये देखें वीसी जीरो माइनस भी मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया वीसी जीरो माइनस यहाँ पे आपको साफ नज़र आ रहा है, इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज हैं। तो देखा जाए हमारी इस रजिस्टर में से जब I1 गुजरती है तब इसके क्रॉस वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, 12K करंट इनटू रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ फार्मूला लगेगा, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर। तो करंट जो है इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करती है, डेट्स वाई ये प्लस में पुट की जाएगी। तो ये फार्मूला बनेगा 12K I1, 12K इंटू I1 की वैल्यू जो कि आपके पास 0.5 मिली है, तो ये आ जाएंगे 6 वोल्ट, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट नंबर पे हम टाइम को ले जाएंगे 0+ पे, यानी कि बच्चों फ्यूचर का टाइम, यानी कि प्रेजेंट टाइम से कुछ लम्हा आगे। तो यानी ये वो टाइम होगा जब ये स्विच क्लोज हो चुका होगा और ये कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो चुका होगा। तो ये वो वाला सर्किट मैं यहाँ पे ड्रा करने जा रहा हूँ, ठीक है जी। मुझे थोड़ा टाइम दें। बस क्या करूँगा, इस वायर को मैं ऐसे यानी डायरेक्ट कनेक्शन दे दूँगा। हाँ तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं आपके सामने सर्किट बना दिया गया है, ठीक है जी। तो देखें वो जस्ट डायरेक्ट यानी कि कनेक्शन हो गया T इज़ इक्वल टू 0 वाले का, और बाकी सर्किट एज इट एज है। यहाँ पे आपने T की जगह 0+ मेंशन नहीं करना, ठीक है। अब कैपेसिटर आ चुका है। अब हमने पता क्या करना, I नॉट T को फाइंड आउट करने के लिए पहले तो हमें देखना होगा हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। आप जानते हैं मुझे यहाँ पे मैं नोडल एनालिसिस टेक्निक का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। आपको पता है नोड क्या होता है। नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे कई चीज़ों की जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है। जहाँ पे दो चीज़ों की वायर अटैच होती है वो बाइनरी नोड कहलाता है, जिसे हम बहुत कम कंसिडर करते हैं, ठीक है। वो हमारा क्वेश्चन लंबा जो कर देता है। उसके बाद हमारे पास आता है हायर नोड, जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच होती है। और फाइनली सरफेस नोड, जहाँ पे 3 से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है। और अगर 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे कई चीज़ों की वायर अटैच हो रही है और उनके दरमियान कोई चीज़ नहीं, यानी कि कुछ भी कंपोनेंट नहीं लगा हुआ, तो वो एक ही नोड होता है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। और एक नोड को हमने ग्राउंड लाजमी करना होता है सर्किट के अंदर। अब देखें ये सबसे पहला मेरे पास हायर नोड है जहाँ पे 2 रेजिस्टर्स की वायर अटैच है, एक कैपेसिटर की। तो यहाँ पे मैं V1 के नाम से वोल्टेज ले लेता हूँ, ठीक है। देन आगे देखें, एक ये मेरे पास पॉइंट है जहाँ पे 2 चीज़ों की वायर अटैच हो रही है, एक रेजिस्टर की, एक कैपेसिटर की। एक ये पॉइंट है जहाँ पे 2 चीज़ों की वायर अटैच हो रही है, एक इस वोल्टेज सोर्स की और एक इस तरफ से, और एक इस तरफ से वायर आ रही है। और एक ये पॉइंट है जहाँ पे 2 रेजिस्टर्स की वायर अटैच है। अब इन तीनों पॉइंट्स के दरमियान ये वाला और ये वाला, इन तीनों के दरमियान कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो ये एक ही पूरा नोड है जिसे हम सरफेस नोड के नाम से जानते हैं। और ये मैं बाउंड्री आपको जस्ट समझाने के लिए लगा रहा हूँ, आपने लगाने नहीं बैठ जाना पेपर में। ये जो डॉटेड लाइन लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, कि यानी इतना ये सारा का सारा एक ही नोड है। यहाँ पे मैं ग्राउंड लगा दूंगा बच्चों, 0 वोल्ट दे दूंगा। ठीक हो गया जी, ये इसकी इक्वेशन आ गई। अब मुझे सॉरी इक्वेशन क्या कहूँ, यानी कि ये इसके नोड की सारी यानी कि डिटर्मिनेशन हो गई। अब हमने आई नॉट टी के लिए इक्वेशन लिखनी है। तो देखें क्या इक्वेशन लिखी जाएगी। आई नॉट टी जो करंट है बच्चों, वो क्या कर रही है, देखें वो इस नोड में से लीव कर रही है, यानी कि ग्राउंड नोड में से। तो लिविंग करंट फार्मूला विद द हेल्प ऑफ ओहम्स लॉ लग रहा है, यानी जिस नोड में से करंट लीव करती है उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिख देना होता है। तो 0 इसके वोल्टेज है, 0 माइनस, आगे जाके ये एंटर करती है V1 में, तो 0 माइनस V1, और जितनी रेजिस्टेंस रस्ते में आई वो आ जाएगी बटे में, यानी ओहम्स लॉ लग गया। देखें I इज इक्वल टू V ओवर R आ रहा है। तो ये लिविंग करंट फार्मूला विद द हेल्प ऑफ ओहम्स लॉ, यही इसका मतलब है, -V1/6 के, यानी कि आपको V1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी आई नॉट टी के लिए। तो चलिए आए V1 के लिए वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब ये मेरा V1 का नोड है बच्चों, मैं इसके ऊपर KCL अप्लाई करूँगा, ठीक है जी। अप्लाई KCL एट नोड 1। आपको पता है KCL के केस में हमने क्या करना होता है, तो सम ऑफ एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट्स, यानी कि इज इक्वल टू की एक साइड पे एंटरिंग करंट्स और एक साइड पे लिविंग करंट्स लिखनी होती है। जितनी भी इस नोड के घेरे में वायर्स आ रही हैं उन सब की मुझे करंट लिखनी होगी। तो पहले नंबर पे मैं इस वायर की करंट लिखना चाहूँगा। अब इस वायर की जो मुझे करंट है बच्चों वो अननोन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिविंग करंट फार्मूला विद द हेल्प ऑफ ओहम्स लॉ लगा दूंगा। तो ये लिविंग करंट हुई ना, क्योंकि मैं लिविंग करंट फार्मूला जो लगा रहा हूँ। तो लिविंग करंट हमेशा बच्चों मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिखता हूँ, इज इक्वल टू की। तो मैं पहले लिविंग करंट्स लिख रहा हूँ, ठीक है, यानी इज इक्वल टू नहीं लगा रहा, मुझे नहीं पता इज इक्वल टू कहाँ जाके लगेगा। अब मैंने यहाँ से करंट को लीव करवाया, उसी वक्त आ गया V1 माइनस, यानी जिस नोड में से करंट को लीव करवाया उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज और आगे माइनस। यहाँ से करंट लीव करते हुए जाके एंटर करके ग्राउंड नोड में, तो आगे आ गया V1 माइनस 0, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में। आगे बच्चों बारी आती है इस वायर की, पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी लिविंग करंट फार्मूला V1 माइनस, आगे जाके 0 में एंटर हुई, V1 माइनस 0/12 आ जाएगा।
और फाइनली आपकी लास्ट वायर आती है ये वाली, जिसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ है। अब देखें कैपेसिटर के आप यहाँ पे यानी कि कैसे करंट लिख सकते हैं। कैपेसिटर की बच्चों करंट का क्या फार्मूला होता है, ये होता है हमारे पास कैपेसिटर की करंट का फार्मूला जो आपने स्टडी किया हुआ है चैप्टर 6 में। कैपेसिटेंस इनटू डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज अकॉर्डिंग टू टाइम, ये होता है। तो इस लिहाज से आपने इसकी करंट लिखनी है। लेकिन ये जो वोल्टेज आएंगे ना वो यानी कि दो नोड्स का यहाँ पे आ रहा है, देखो यहाँ से करंट लीव करेगी V1 माइनस, आगे ज़ीरो आएगा और बाकी वो सारा फार्मूला आएगा। तो देखें कैपेसिटेंस कितनी है 100 माइक्रो। आगे डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेजेस कौन से हैं बच्चों, देखो वोल्टेज हैं यहाँ पे V1 में से करंट लीव कर रहा है तो V1 माइनस, आगे जाके एंटर कहाँ पे कर रहा है ज़ीरो में, तो V1 माइनस ज़ीरो, ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि हमारा मतलब कि एंटरिंग करंट कोई भी नहीं है इस नोड के लिए। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब आपने इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। देखें डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में हमारे पास जो जनरल फॉर्म होती है वो ये होती है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस अंदाज से होती है। ये आपको मैं इक्वेशन लिख के बता रहा हूँ। डेरिवेटिव होता है, कुछ भी हो सकता है, करंट हो सकता है, वोल्टेज हो सकता है, यहाँ पे एक्स की जगह ए एक्स ऑफ टी इज़ इक्वल टू कैपिटल ए, ये फार्मूला होता है। और इसके बाद जो हमें आंसर मिलता है वो इस फॉर्म में मिलता है, एक्स ऑफ टी इज़ इक्वल टू K1 प्लस K2 ई की पावर माइनस AT, ये चीज़ होती है। ठीक है, तो इस लिहाज से अब हमने इक्वेशन को सेट करना। देखें डेरिवेटिव के साथ 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पे तो 100 माइक्रो है, 100 माइक्रो हटाना पड़ेगा। 100 माइक्रो से मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड करता हूँ ताकि यहाँ से ख़त्म हो जाए। ठीक है, मैंने 100 माइक्रो से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा दिया। यहाँ से 100 माइक्रो ख़त्म हो गया तो यानी सिर्फ रह गया d/dt और साथ में V1। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट आगे देखें यहाँ पे यानी कि 6K के साथ भी आके अपना 100 माइक्रो मल्टीप्लाई हो गया होगा 6K इंटू 100 माइक्रो, और दूसरे नंबर पे प्लस V1 डिवाइडेड बाई 12K के साथ भी यही सीन हुआ होगा और इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब देखें सिंपल सी बात है बच्चों, ये आप ना मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हैं। माइक्रो और किलो क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई होके यहाँ पे मिली बना देंगे, और 1200 को अगर मिली से ज़रब दूँ तो 1.2 बनता है, और यहाँ पे 600 बना होगा, 600 को मिली से ज़रब दें तो 0.6 बनता है। ये बन रहा है 1/0.6। ये देखें मैं आपको करके दिखाता हूँ, 1/0.6 जमा 1/1.2, क्योंकि ये V1 में जमा हो रहा है तो यानी ये दोनों टर्म्स आपस में जमा होने वाले हैं, तो इनके सिंपल कांस्टेंट जमा करके आप एक टर्म लिख सकते हैं। तो ये देखें 5/2 आ रहा है, यानी कि 2.5 V1 आ जाएगा, और ये वो फॉर्म बन जाएगी जो आपको चाहिए। d/dt V1 प्लस 2.5 V1 विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब आप इजीली देखें, कंपेयर करके देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे A की कितनी वैल्यू है, A की वैल्यू है 2.5, जबकि कैपिटल A की वैल्यू है 0। अब जो K1 और ये दोनों कैसे वेरिएबल मालूम होंगे, K1 आप यहाँ से A की तो वैल्यू मालूम हो गई है ना, K1 की वैल्यू का K1 का फार्मूला होता है कैपिटल A ओवर स्मॉल A। तो कैपिटल A जब 0 है, बटे में चाहे 2.5 भी आ जाए ऐसे इस तरह से, तो आंसर 0 ही आएगा। तो ये 0 आ गया। उसके बाद K2 कैसे मालूम करना, देखें इस इक्वेशन में आप वैल्यूज़ पुट करो। तो वैल्यूज़ मैं पुट करता हूँ। अब वैल्यू जब मैं पुट करूँगा मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स ऑफ टी। अब बच्चों ज़रा गौर कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ। ये जो V1 है हमारा, ये किसके इक्वल है, ज़रा गौर करें। ये हमारा कैपेसिटर था, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज किस तरीके से थे वो आपने देखा था, VC 0 माइनस इसी तरह थे ना। तो यहाँ पे अगर मैं VC 0 माइनस तो नहीं लिख सकता, VC यहाँ पे क्या लिखा जाएगा VCT, क्योंकि हमने टाइम से प्रेजेंट किया हुआ है इसमें, तो VCT ऐसे ही होंगे ना। अगर आप इसकी इक्वेशन बना के देखें, यानी कि जैसे सुपर नोड की इक्वेशन बनाते होते हैं वैसे लिखें कि जिस तरफ दो नोड्स के सेंटर में ये कैपेसिटर लगा हुआ है, तो जिस तरफ इसका पॉजिटिव टर्मिनल है उस साइड के वोल्टेज प्लस में आ जाएंगे उस नोड के वोल्टेज, और जिस तरफ नेगेटिव टर्मिनल है वो वाले माइनस में आ जाएंगे। तो ये देखें ये V1 के बराबर आ रहा है VCT। इसका मतलब जो आपके पास इक्वेशन बनेगी ना, ये जो V1 यहाँ पे आपने लिखना है उसकी जगह आपने VCT पुट करना है। असल में इसकी इक्वेशन आपने एक दफ़ा एक्सचेंज कर लेनी है इस तरह से, ठीक है। यानी इस इक्वेशन को आपने एक दफ़ा ऐसे लिखना है, d/dt जहाँ पे V1 है उसकी जगह आपने ये फॉर्म बना लेनी है VCT, क्योंकि हम हमेशा कैपेसिटर की इक्वेशन लिखते होते हैं, कैपेसिटर या इंडक्टर के केस में आपके पास ILT हुआ करेगा, यहाँ पे VCT हुआ करेगा, ये फ़र्क होता है। तो डैट्स वाई वो चेंज कर लीजिएगा यहाँ पे ये यानी आपने पहले ये मेंशन करना है, फिर इसको ये फॉर्म देनी है और फिर ये वाले स्टेप करने हैं, ठीक है। अब देखें इस फॉर्म से फिर मुझे यानी कि VCT की इक्वेशन मिल रही होगी और यहाँ पे आ जाएगा VCT
यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो V1 विच इज़ इक्वल टू VCT, यानी कि अगर आप ये स्टेप नहीं कर पाते यानी कि भूल गए हो तो आप यहाँ पे आके ये कर सकते हो V1 इज़ इक्वल टू VCT विच इज़ इक्वल टू, आगे इक्वेशन लिखो अपनी K1 प्लस K2 e की पावर माइनस AT। अब वैल्यूज़ पुट करो, देखो VCT K1 की वैल्यू 0 हुई है तो 0 हो गया, K2 e की पावर माइनस 2.5t। अब बच्चों ये जो K2 है इसकी वैल्यू कैसे मालूम करनी है, आपने टाइम को ले जाना है 0 माइनस पे, एट t इज़ इक्वल टू 0 माइनस। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, VC 0 माइनस विच इज़ इक्वल टू K2 e की पावर, यहाँ पे जब 0 माइनस पुट होगा तो 2.5 0 माइनस है, यानी 0 माइनस 0 के करीब टाइम होता है, 0 ही इसको कंसिडर किया जाता है। तो 2.5 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो चुका होगा, यहाँ पे ऊपर 0 आ जाएगा और देन फाइनली आप देख सकते हैं K2 ही VC 0 माइनस के बराबर होगा, और यही आपने मालूम किए थे शुरू में, जो कि 6 आए थे आपके पास, आप चेक कर सकते हो VC 0 माइनस इज़ इक्वल टू 6 वोल्ट। तो ये आपके पास आ गई 6 वैल्यू, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, देखें कितना आ गया 6 e की पावर माइनस 2.5t। अभी हमारा आंसर नहीं आया, हमारा आंसर I0t से आएगा, वो I0t का फार्मूला वहाँ पे ये जस्ट वैल्यू पुट कर दें। देखें I0t, अब हम जानते हैं VCT ही हमारे V1 है, ठीक है बच्चों, तो वहाँ पे डायरेक्ट आप पुट कर सकते हो। देखो I0t इज़ इक्वल टू माइनस V1 की जगह यानी कि आपके पास VCT पुट होगा ना, क्योंकि V1 ही VCT है, ये आपने अभी अभी यहाँ पे कहा हुआ है, तो यही चीज़ पुट होगी 6 e की पावर माइनस, वो वहाँ पे पुट होगी 6 e की पावर माइनस 2.5t, ठीक है। और उसके बटे में 6k था फार्मूले में, ठीक है, वो आप देख सकते हो। तो ये किलो ऊपर जाके मिली बन जाएगा और 6 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस e की पावर माइनस 2.5t मिली अम्पेयर, किलो ऊपर जाके मिली बन जाएगा। दिस इज़ योर आंसर।